मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए हमने ये अपना सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये हमारा पेड कोर्स है। जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये पेड पीडीएफ के वीडियो हैं। पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड वीडियो है ये। सो इस वीडियो को देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको परफॉर्म करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर शेयर करिए, कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर पाए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इस पीडीएफ को परचेस करें तो आप सिंपली हमें इन नंबर्स पर कॉल करिए। जो ये नंबर है 9027281376, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर 6395649901, इस नंबर पर आप कॉल हमें कर सकते हैं। प्राइस एकदम जेन्युइन रखा गया है, इतना मिनिमम फ़ी कि हर कोई यहाँ पर इसको परचेस कर पाए। और एक बार जब आप पीडीएफ परचेस करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप चाहें सैम्पल पीडीएफ देखना तो सैम्पल पीडीएफ के लिए आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और सैम्पल फाइल को ज़रूर देखिए। आप परचेस करिए या मत करिए, इट्स सेकेंडरी थिंग, बट एटलीस्ट एक बार जाकर सैम्पल फाइल ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कोशिश ये करी है कि हर एक चीज़ को कंप्लीट कराएं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो। जितने भी टॉपिक हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो हर एक चीज़ यहाँ पर कवर अप हो जाए। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा है। अब उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पर बात करी गई कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर, इसका उद्घाटन किया गया। ये जो मंदिर है ये किस शैली में विकसित है? अब ये नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? नागर शैली, जिसमें शिखर भी है। ठीक है। तो पहला जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। अब अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली में क्या होता है कि इसमें एक पत्थर के बड़ा चबूतरा होता है जिस पर मंदिर का निर्माण होता है और जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। ठीक है। मतलब ये इस तरीके से एक यहाँ पर चबूतरा होगा और यहाँ से सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही होंगी। ठीक है। आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं। गर्भगृह हमेशा जो होता है ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नागर शैली की और दूसरी जो विशेषताएं हैं उनकी, तो इसमें मंदिरों में सामान्य रूप से मंदिर निर्माण करने की पंचायतन शैली का अनुपालन किया जाता है, जिसके तहत मुख्य मंदिर के सापेक्ष क्रूस आकार के भूविन्यास पर गौड़ मंदिरों की स्थापना की जाती है। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष या मंडप होता है। अच्छा, ये गौड़ मंदिर से मतलब क्या है कि जो मेन यहाँ पर ये गर्भगृह है अंदर, और इसके आसपास जो है इधर साइड में मंदिर बने होंगे छोटे छोटे से। ठीक है। लेकिन मेन मंदिर क्या होगा वो तो यही रहेगा। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, इसमें जो मुख्य देव मंदिर है उसके सामने क्या होगा? सभा कक्ष या फिर मंडप होते हैं, और गर्भगृह के बाहर नदी देवियों, जिसमें गंगा और यमुना, इनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं होता, और मंदिरों को सामान्य रूप से भूमि से ऊंचे बनाए गए मंच या फिर बेदी पर निर्मित किया जाता है। और द्वार मंडपों की बात करें तो उसके निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपकी नागर शैली। ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो बुक है द राइट्स ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ओरवेल हैं, थॉमस पाइन है, या फिर कार्ल मार्क्स हैं, या फिर नारायण गुरु? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? थॉमस पाइन। इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक द राइट्स ऑफ मैन। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि निम्न में से किस राज्य में शीतल षष्ठी त्योहार इसको मनाया जाता है? अब ये पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, त्रिपुरा है, या फिर ये उड़ीसा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन 4 यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा वो राज्य है जहाँ पर शीतल षष्ठी त्योहार मनाया जाता है। अब ये शीतल षष्ठी त्योहार, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हिंदुओं का ही एक त्योहार है, और इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला जाता है। पूरा जो ये समारोह होता है, जो त्यौहार मनाया जाता है, इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला जाता है। और ज्येष्ठ माह के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान इसको मनाया जाता है। भगवान शिव अत्यधिक गर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम माँ पार्वती की बात करें तो ये पहली बारिश का प्रतीक हैं। अच्छे मानसून के आगमन के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है शीतल षष्ठी को। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हुई है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। दूसरा है गांधी जी वर्ण एवं जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को उचित मानते थे। सेकंड स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने ये बोला था कि भाई बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस के थ्रू जो है जाति व्यवस्था को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, तो ये एकदम गलत है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। दूसरा है गांधी जी वर्ण एवं जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को उचित मानते थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की बात करेंगे तो जाति व्यवस्था के समर्थक थे और उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि भाई बिल्कुल इलॉजिकल है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस के थ्रू जो जाति व्यवस्था है इसको खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये महात्मा गांधी का मत था। सो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें जैसा आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, चंपारण मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है कि 19 अप्रैल 1917 में, इसके बाद खेड़ा मूवमेंट होता है 1917-18 में, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट होता है 1919 से 1924 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चंपारण मूवमेंट जो हुआ, जो ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने करा था चंपारण का पूरा, सो इसमें महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया था चंपारण में, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो खेड़ा मूवमेंट है, खेड़ा मूवमेंट एक्जैक्टली क्या था, क्या यहाँ पर हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ 1 अगस्त 1920 का, इसके बारे में दिया हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें या फिर संविधान अभिज्ञा आंदोलन की, या फिर इसको आप नमक कानून को तोड़ने से रिलेटेड भी समझ सकते हैं, वही था एक्जैक्टली 12 मार्च 1930 का। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि मील का पत्थर साबित हुआ हिंदुस्तान की आजादी का, जो कि 1942 का है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि इनमें से किन दो देशों के बीच में 1828 ईस्वी में तुर्कोमनचाई की ट्रीटी हुई थी। अब ये रशिया अफगानिस्तान है, या फिर ये अफगानिस्तान ईरान है, रूस ईरान है, या फिर ये रूस इराक है। तो सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, थर्ड वन, यानी कि रूस और ईरान के बीच में तुर्कोमनचाई की ट्रीटी हुई थी 1828 में। ये ईयर ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और ये कंट्रीज़ भी आपको याद रखनी है कि रूस और ईरान के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। इसके बाद या फिर ये स्ट्रेची आयोग है या फिर इंडिगो आयोग। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड, यानी कि स्ट्रेची आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता या फिर अकाल कोड या फिर फेमाइन कोड की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेची आयोग के द्वारा ही इसको रिकमेंड किया गया था। अब स्ट्रेची आयोग से अगर हम पहले की बात करें तो इससे पहले 1866 में जॉर्ज कैंप, इनके अधीन में एक आयोग बना जिसने ये बोला कि भैया राहत सेवा जो है वो सरकार की जवाबदेही है और सरकार को इससे पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, बल्कि सरकार को नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर यह आपकी जवाबदेही बनती है कि आप राहत सेवा जो है वो करें। इसके बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग, इसका गठन किया गया और इस आयोग की अनुशंसा पर ही 1883 में अकाल संहिता या फिर फेमाइन कोड ये बनाया गया। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटी और कमीशंस हैं और उनसे रिलेटेड गवर्नर जनरल और स्कोप की बात करें तो ये देखिए सारे के सारे आपके किससे, फेमाइन या फिर अकाल से रिलेटेड आयोग हैं। इनको ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉल बेयर्ड कमेटी की बात करें तो ये 1860 की है और ये उस समय कैनिंग का टाइम था, कैनिंग के ड्यूरेशन में इसको बनाया गया था। कैंपवेल कमीशन की बात करें तो ये सर जॉन लॉरेंस के टाइम की है जब ये वॉइस रहे थे, और 1866। इसके बाद स्ट्रेची कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है आपका लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर 1880 का। इसके बाद लायल कमीशन की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड 1885। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है। पीडीएफ के लिए आपको हमारा कोर्स जो है उसको ज्वाइन करना होगा। अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आए तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके बाद मैकडोनल्ड कमीशन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1900 में ये बनाया गया। और वुडहेड कमीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1940s के बाद का है, 1942 में। ठीक है, ये सारे फेमाइन से रिलेटेड आयोग वगैरह थे जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से कौन सा शहर भारत का वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर बना। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यूपी स्पेशल है भाई, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यूपी पीसीएस की बात करें या फिर आरओ की बात करें या फिर बीईओ के एग्ज़ाम की बात करें, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगरा जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए कि ताजमहल के आसपास के लगभग 240 घरों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा और कौन से देश की कंपनी है जो पूरा सिस्टम ये देखेगी। सो वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि 5 साल तक पूरा रखरखाव जो है इस पूरे सिविल सिस्टम का वो कौन करेगी, नीदरलैंड की कंपनी है वो देखेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और वैसे अगर आज की बात करें तो ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बात करेगी निम्नलिखित में से किस प्रदेश द्वारा ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया। तो नन अदर देन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा।
अब उत्तर प्रदेश में क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां पर ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया और इसके तहत सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले पेंशन के पेपर आपको मिल जाएंगे और इस पोर्टल पर सेवानिवृत्ति के 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड। इससे बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपी स्पेशली समझ लीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी ने निम्न में से किस शहर से उद्घाटन किया या फिर किस शहर से इन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब ये बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है या फिर झांसी, तो सही आंसर क्या आएगा आपका सुल्तानपुर। ठीक है, यहाँ से इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, ये जो एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ ज़िले में मौजूद लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 इसके पास स्थित चांद सराय गांव से शुरू होता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। गाजीपुर ज़िले में यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर हैदरिया गांव में ये एंड होगा। मतलब शुरू कहाँ पर होगा, ये चांद सराय गाँव में, एंड कहाँ पर होगा, हैदरिया गांव में। एक है आपका जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से, लखनऊ सहारनपुर सुल्तानपुर NH 731 से, और जो एंडिंग होगी वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर जाके इसकी एंडिंग होगी गाजीपुर के पास में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये 341 किलोमीटर के आसपास इस पूरे इसकी लंबाई रहेगी एक्सप्रेसवे की, और इसमें लखनऊ में आपका चांदसराई तो अभी हमने देखा ही, और हैदरिया जो गांव पड़ेगा वो आपका वो NH 31 के पास में। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं इसके बारे में। बाकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस एक्सप्रेसवे में पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। इसमें आपका लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, टोटल कितने, 9। ठीक है, 9 ऐसे ज़िले हैं जो इस एक्सप्रेसवे में पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और आज का आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी हैं, एक तरफ आपको साम्राज्य और वंश दिए हैं, एक तरफ आपको संस्थापक दिए हैं। अब यहाँ पर सोलकी वंश या फिर सातवाहन वंश या फिर नंद वंश या फिर चालुक्य वंश, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जोड़ा जो है वो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश का यहाँ पर धनानंद दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि नंद वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम क्या था, महापद्मानंदा, जबकि धनानंद जो थे वो आखिरी इसके रूलर थे इस वंश के। इसके अलावा जो और दे रखे हैं जिसमें सोलंकी वंश है जो कि आपका मूल राजवन, ये एकदम करेक्ट है, इसको एज इट इज़ याद रखिए। सातवाहन सिमुक, ये भी यहाँ पर सही है, और चालुक वातापी के जो हैं ये भी यहाँ पर आपका पुलकेशिन, ये भी एकदम सही है। जबकि यहाँ पर ये धनानंद जो है इनकरेक्ट है और हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ही चूज़ करना था। सो इसी के साथ में ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और शायद आप लोग अच्छा परफॉर्म करे होंगे। और अगर आपने मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको पता थे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको पता थे। और PDF अगर आप परचेस करना चाहें तो आप तुरंत ये जो मैंने नंबर आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए 9027281376 या फिर 6395649901, और इन पर कॉल करके आप जो PDF है उस PDF को परचेस कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।